2024 के लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे, क्योंकि उनकी अगुवाई में देश की सियासत में बीजेपी ने इससे पहले तक लगातार बड़ी जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन यह सफलता वैसी नहीं थी जैसी सफलता बीजेपी को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में हासिल हुई थी। इन्हीं चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में एक टीस थी, उस जख्म को भरने की, उस एजेंडे को धराशायी करने की जो विपक्ष की ताकत बन गया था और बीजेपी की कमजोरी। लेकिन ये कैसे हुआ, किन चुनौतियों की वजह से हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं कैसे 3 के तिलिस्म में विपक्ष के एजेंडे को धराशायी किया और सियासत की बाजी को पलट दिया। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये कहानी है 2024 के उस राजनीतिक नैरेटिव की जिसने सियासत की सबसे बड़ी बाजी को ही पलट दिया। एक है तो ये कहानी है उस नारे की जिसने विपक्ष की हर चाल को धराशायी कर दिया। एक है तो सेफ है, उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगे। ये कहानी उस राजनीतिक फार्मूले की जिसके आगे जातिगत समीकरणों की सारी दीवारें ध्वस्त हो गई। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। ये कहानी है 2024 के उस चुनावी फैक्टर की जिसने बिखरे हुए हिंदू वोटर्स को एकजुट कर दिया। ये बटोगे तो कटोगे। ये कहानी है 2024 की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती की। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। ये कहानी है राजनीतिक समर की, जहां जरा सी चूक चुनावी नतीजों को बदल सकती थी। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। 2024 की राजनीति का जो मंत्र जिसकी काट कोई नहीं निकाल सका। आज देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर उस सियासी मंत्र की कहानी जो विपक्ष के एक एजेंडे पर भारी पड़ गया। काट विपक्ष नहीं खोज पाया। यह बता रहा है कि वोटरों ने इस बार वोट अपना प्रायश्चित का वोट दिया था। राजनीति में जब चुनौतियों का साया साथ साथ चलता है तो ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सा रास्ता सही है। और कौन सा रास्ता गलत। कमोबेश 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसी ही चुनौतियों का साया नरेंद्र मोदी के साथ चल रहा था, जहां नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि उन्हें अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को ना सिर्फ बनाए रखना था, बल्कि विपक्ष के प्रहार के खिलाफ कोई ऐसा कवच और एक ऐसा शस्त्र तैयार करना था जो हर हमले के खिलाफ असरदार साबित हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर में 2024 पहला साल था जब उनके नेतृत्व को लेकर विपक्ष कहीं ज्यादा आक्रामक तेवरों में था, और उसके पीछे वजह थी 2024 में लोकसभा चुनावों के नतीजे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को 336 सीटें हासिल हुई थी, जिनमें अकेले बीजेपी के पास 282 सीटें थीं। इस दौरान यूपीए को 59, कांग्रेस को 44 और अन्य को 148 सीटें हासिल हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को अभूतपूर्व रूप से 353 सीटें हासिल हुई, जिनमें अकेले बीजेपी का आंकड़ा 303 था। यूपीए की सीटें 91 थी, जिनमें कांग्रेस की 52 सीटें आई थी।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एजेंडे की दीवार ने एनडीए की 10 सालों की लैंडस्लाइड विक्ट्री पर न सिर्फ रोक लगाई, बल्कि नरेंद्र मोदी समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए नई चुनौतियां पेश कर दी, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर का पहला चुनाव था जिसमें एनडीए तो बहुमत के पार था, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा बहुमत से कम था। 2024 के चुनाव में एनडीए को 292 सीटें हासिल हुई थीं, जिनमें बीजेपी के हिस्से में 240 सीटें थीं, यानी बहुमत से कम, जबकि इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर पहुंच गया, जिसमें कांग्रेस के हिस्से 99 सीटें आई। यानी 2014 और 19 के मुकाबले 2024 में न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे गठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ। ये नुकसान केवल केंद्र की सत्ता तक ही सीमित नहीं था, इसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी पड़ा था, यानी सीएम योगी के शासन पर। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नुकसान का सबसे ज्यादा प्रभाव यूपी से ही पड़ा था। ये असर इतना ज्यादा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ के भरोसे पर भी सवाल उठने लगे थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 80 में से 62 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन 2024 में यही सीटें घटकर 33 पर पहुंच गई, जबकि समाजवादी पार्टी, जिसके हिस्से 2019 के चुनाव में सिर्फ 5 सीटें आई थी, वो 37 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी के लिए यह झटका बहुत बड़ा था, क्योंकि 2019 के चुनाव में यूपी में बीजेपी को 49.97% वोट हासिल हुए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोट 41.37% तक पहुंच गए, यानी सीधे 8% वोटों का नुकसान। ये सब कुछ तब था जब नरेंद्र मोदी की सत्ता में देश की बड़ी आबादी ने बड़े परिवर्तन को महसूस किया था। अब उनको लगता है कि इससे आगे वाला नरेंद्र मोदी चाहिए, वो नरेंद्र मोदी जिसने बड़ी आसानी से राम मंदिर बनवा दिया। भले ही वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के जरिए आया, लेकिन लोग मानते हैं कि सरकार में थे, माहौल था। वो नरेंद्र मोदी जिसने 3 तलाक आसानी से कर दिया, राजीव गांधी का शाहबानो सबको याद आता है। वो नरेंद्र मोदी जिसने 370 जैसा असंभव लगने वाला काम करके दिखा दिया। अब उनको लगता है कि समान नागरिक संहिता ये मोदी लागू करेगा। अब उनको लगता है कि ये मोदी देश में जो एकदम से जिसको कहते हैं ना कि पुरानी मूल विरासत है उस पर लौटाएगा। ये नरेंद्र मोदी हिंदू पहचान को विश्व में स्थापित करेगा। अपने 10 सालों के शासनकाल में नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, 3 तलाक की कुरीति को खत्म किया, सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 को हटाया, और उन्हीं की सत्ता में राम मंदिर की न सिर्फ आधारशिला रखी गई बल्कि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। ये पड़ाव जनता को पीएम मोदी से भावनात्मक तौर पर भी जोड़ रहा था, क्योंकि सदियों का इंतजार खत्म हुआ था। लोकसभा के बाद यह तय माना जा रहा था और अखिलेश यादव इस बात से बहुत उत्साहित थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा के परिणाम आए थे उसके बाद उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि अब योगी आदित्यनाथ बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच संबंधों में एक दरार आने का लगातार जिक्र करते रहे। विधानसभा के अंदर भी होता रहा, लोकसभा के अंदर भी वो इस बात का संदेश देने की कोशिश करते रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन चुनाव परिणामों के बाद बिना विचलित हुए जमीनी स्तर पर जिस तरीके से लगातार संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम किया, वो खासतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया और ये बताया कि इस तरीके से अगर बटेंगे और विभाजित रहेंगे तो इसका फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की मजबूत नाव डवाडोल हो गई? ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला था वो कमजोर हो गया? इन बातों को समझने के लिए आपको अतीत की कुछ बातों को समझना बेहद जरूरी है। 17 और 18 जुलाई 2023
बेंगलुरु। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 400 पार के नारे के साथ 2024 के चुनाव की रूपरेखा में जुटे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ एकजुटता वाला फॉर्मूला इंडिया तय किया, यानी यूपीए इंडिया में बदल गया। जिस 22 दिसंबर 2023 कांग्रेस अध्यक्ष मत के सुर मुखर किए। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन शुरू किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी समेत कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। सांसदों के निलंबन के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन को लोकतंत्र दिया गया। नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत के गए। डेमोक्रेसी कम करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। 20 दलों व गठबंधन के मकसद किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को डेंट करना था, क्योंकि यही एक तरीका था जिसके सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सत्ता की सीढ़ी तक पहुंच सकता था। यही वजह थी कि एनडीए और मोदी के खिलाफ नए एजेंडे को सेट किया गया। जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई कि अगर मोदी का 400 पार वाला प्लान सफल हो गया तो इसमें लिखा है हिंदुस्तान की संस्थाएं, हिंदुस्तान की जनता की संस्थाएं हैं। तो पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम ये जो 50% का बना रखा है, रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है, इसको तोड़ के हम अलग कर देंगे, परे कर देंगे। इस एजेंडे को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी धार दी। एक तरफ राष्ट्र स्तर पर नरेंद्र मोदी की राजनीति को झटका देने की प्लानिंग थी, तो दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए वाले फॉर्मूले ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौतियां बढ़ा रखी थी। पीडीए परिवार के साथ सबसे ज्यादा धोखा हुआ है। पीडीए की संख्या को लेकर के जो उन्हें हक सम्मान मिलना चाहिए था, इस सरकार ने नहीं दिया। कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि 80 में से 70 से ज्यादा हम सीटें जीतेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया था, प्रधानमंत्री मोदी का लगातार काम था, योगी आदित्यनाथ का 2017 के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रशासन रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा निराश होना पड़ा था। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीती और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आकर टिक गई थी। अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनौती भी थी और एक चिंता की बात थी कि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे का उन्होंने जिक्र किया और लगातार जिस तरीके से उन्होंने जमीनी स्तर पर जो उन्होंने काम किया उसका संदेश देने की कोशिश की, इसका असर यह रहा कि उत्तर प्रदेश में जो महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उसमें से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। विपक्ष का दांव काम आया। 2024 के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ 400 पार का नारा हवा हो गया, बल्कि वो बीजेपी भी बहुमत के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाई, जो पिछले 2 चुनाव में बहुमत से कहीं आगे थी। योगी और मोदी की जो ट्यूनिंग रही है, डबल इंजन की सरकार, और जो कहा गया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के अंदर योगी की जो जोड़ी थी, और जो कमाल का काम 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, उसे लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बताने की कोशिश की गई थी एक वर्ग ने कि अब दोनों के बीच दरार पैदा हो गई है, और यह जो चुनाव परिणाम आया है इससे योगी की बड़ी भूमिका रही है। मुझे लग रहा है कि यह संदेश विपक्ष ने नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन सवाल तो यह था कि बीजेपी से गलती हो कहां गई, विपक्ष ने कैसे एनडीए को कई मोर्चों पर मात दी। जो मुद्दा कुछ सालों पहले, कुछ समय पहले तक अस्तित्व में था ही नहीं, वह कैसे काम कर गया। और सबसे बड़ा सवाल कि जो सारे आरोप थे, जो सारे विपक्ष के वार थे, उसका जवाब बीजेपी के पास क्या था। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की साख को चोट पहुंचाने का काम किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव ने यूपी में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल की व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया था। यही वजह थी कि विपक्ष के पैंतरे के खिलाफ कोई ऐसा दांव लगाना था जिसके बूते विपक्ष के नैरेटिव की एक कड़ी को तोड़ा जा सके।
ये ऐसी कड़ियां थीं जिनकी वजह से ही लोकसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा था। इसी नुकसान की भरपाई और विपक्ष के एजेंडे को करारा जवाब देने के लिए दो ऐसे नारों को आकार दिया गया जो इंडिया अलायंस के एजेंडे के खिलाफ ना सिर्फ बड़ा हथियार साबित हुए, बल्कि उन दो नारों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की धारा को ही बदल दिया।